part of a criminal act which talks about the presence of mens rea. What do you mean by mens rea? Mens rea का मतलब होता है, यहाँ बहुत से वर्ड्स है mens rea को जो डिफाइन करते हैं, उसको कहते हैं malicious intention, guilty intention, evil intention, evil mind या फिर criminal intention. ये सारी चीजें आपका mens rea के बारे में बताती हैं. इसका मतलब होता है malicious यानी कि bad faith में किया गया, गलत धारणा से, गलत तरीके से. ओके, मेंस रिया इज टर्म टू बी द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम. इसको इसलिए बोला गया है कि मेंस रिया एक क्राइम का एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है. वो इसलिए क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मेंस रिया, अगर ये कोर्ट में साबित हो जाता है कि मेंस रिया प्रेजेंट था, यानी कि मैलिशियस इंटेंशन प्रेजेंट था एक्यूज्ड के पार्ट पे, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ लाइन बाय लाइन साबित होने लगता है. यानी कि फिर ये भी साबित हो जाता है कि मैलिफाइड मोटिव होगा, इसलिए ऐसा काम किया गया. वो काम हुआ है तो वहां पे उसका मैलिफाइड एक्शन भी प्रूव हो जाता है. तो लाइन बाय लाइन सब कुछ चीजें प्रूव होने लगती हैं मेंस रिया के प्रूव होते ही. तो प्रोसिक्यूशन जो होता है कोर्ट में, उसका यही प्रायोरिटी होती है कि मेंस रिया को प्रूव किया जाए. इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है. इट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम. क्योंकि कोई एक्ट अगर आप कर रहे हो, अच्छा या बुरा, तो पहले वो आपकी इंटेंशन में दर्शाना बहुत जरूरी है. आपके इरादों में वो चीज होना बहुत जरूरी है. आपके इरादों में होगा तभी आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ोगे, है ना. अगर आपके इरादों में, आपके माइंड में वो चीज होगी ही नहीं, तो आप क्या एग्जीक्यूट करोगे? कुछ नहीं. इसलिए मेंस रिया इसेंशियल इंग्रेडिएंट है किसी भी क्राइम का. यानी कि आपके माइंड में क्राइम करने का बीज उत्पन्न हुआ, आपके माइंड में क्राइम करने का इरादा उत्पन्न उत्पन्न हुआ, सोच उत्पन्न हुई. अब उसको आप प्रिपरेशन करोगे उसकी करने की, फिर आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, वो बात की बात है. पहले तो उत्पन्न होना जरूरी है इरादा वैसा एक क्राइम करने का. तो इसीलिए मेंस रिया इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम. ओके, इट इज द इविल इंटेंशन व्हिच बिल्ड्स एन एक्ट टू गेट converted into a crime. Okay, it is important to note that giving effect to and laying down a foundation of any criminal act to happen, it is the presence of mens rea which is must in an individual or group of individuals. किसी भी criminal act का foundation lay करने के लिए mens rea का होना बहुत जरूरी है. Okay, presence of mens rea is in a person automatically reflects the act which is about to be done, जैसे मैंने अभी आपको बताया. ओके, साथ हम आगे पढ़ेंगे एक्टस रिया. एक्टस रिया का मतलब क्या होता है? एक्टस रिया का मतलब होता है रॉन्गफुल एक्शन, गिल्टी एक्शन, अनलॉफुल एक्शन डन बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. जैसे आप मेंस रिया, आपके माइंड में क्राइम करने का बीज उत्पन्न हुआ, इरादा उत्पन्न हुआ, आपने प्रिपरेशन करी, प्रिपरेशन के बाद आपने उसे एग्जीक्यूट कर दिया. तो जैसे ही आपने एग्जीक्यूट किया, वहां से आपका एक्टस रिया शुरू हो गया, क्योंकि आप उसे एक्शन में लेके आ गए अब. ओके, अनलॉफुल एक्शन, wrongful एक्शन, गिल्टी एक्शन. ओके, नाउ कंप्राइजेस ऑफ एक्शंस प्रोहिबिटेड बाय द लॉ. वो एक्शंस जो कि कानून के द्वारा प्रोहिबिटेड हैं. ओके, also mentioned under the IPC, to which prescribed punishments are also available, allocated. Okay, to note any act of a person or a group of person if possesses both mens rea and actus rea, or only actus rea, then the person liable will be subjected to face legal action as per the established procedure of law, since possession of mens rea and actus rea will amount to criminal act. यानी कि कोई इंडिविजुअल, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अगर मेंस रिया और एक्टस रिया दोनों पोजेस करता है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ उसके ऊपर रिस्पेक्टिव चार्जेस के साथ उसका लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जाएगा. या फिर किसी भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस के पार्ट पे एक्टस रिया भी अगर सिर्फ प्रेजेंट है, तो भी लीगल एक्शन लिया जाएगा. That will be a subject to trial
ये सब्जेक्ट टू कोर्ट कि ये प्रूव होना या डिसप्रूव होना कि मेंसरिया था नहीं था, बट लीगल एक्शन विल बी टेकन। ओके, more important topics that talks about common intention which is defined under section 34। आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। कॉमन इंटेंशन को अगर मैं स्पष्ट हिंदी में बताऊं तो बात होता है समान इरादा। ओके, किसी भी एक्ट को करने के लिए समान इरादा होना बहुत जरूरी है। कॉमन इंटेंशन जब दो या दो से ज्यादा लोग कोई एक्ट कमिट करते हैं और उनका कॉमन इंटेंशन होता है उस एक्ट को करने के लिए, समान इरादा होता है उसको करने के लिए, तो वहां पे कॉमन इंटेंशन डिफाइंड होना शुरू हो जाता है। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स यानी कि जब भी कोई एक्ट के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी होती है, कोई प्री अरेंज्ड प्लान होता है, कोई प्री डिटरमाइंड प्लान होता है, तो वहां पे दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होकर उस चीज को काम करते हैं, उस प्लान को बनाते हैं, गठित करते हैं, तो ये माना जाता है उनका कॉमन इंटेंशन भी उनके पार्ट पे है, यानी कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स भी उनके पार्ट पर है। ओके, नाउ इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेक्शन 34 टॉक्स अबाउट एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, सामान्य इरादा। ओके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली चीज है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। ओके, कमीशन ऑफ एनी क्रिमिनल एक्ट बाय सेवरल पर्संस, तो हर पर्सन, ईच पर्सन विल बी इक्वली लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, चाहे वो उसने अकेले किया हो या चाहे सबने मिलकर किया हो। ओके, acting furtherance in common intention while committing that act, then each person shall be held liable for the act in manner as it was done alone। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा लोग कोई भी क्रिमिनल एक्ट कमिट करते हैं तो उनके पार्ट पे कॉमन इंटेंशन होता है। अब वो पर्टिकुलर एक्ट चाहे सब मिलके कर रहे हो या उनमें से कोई एक कर रहा हो, ईच पर्सन विल बी इक्वली लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि सेक्शन 34। ओके, Now coming on to section 149। सेक्शन 149 बात करता है कॉमन ऑब्जेक्ट की। कॉमन ऑब्जेक्ट की यानी कि सामान्य उद्देश्य की बात करता है। इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। whenever two or more persons whenever two or more persons act jointly whenever two or more persons act jointly in order to achieve common objective having common motive, then each person is held equally liable for that offense as if it has been done by a single person। यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सामान्य उद्देश्य। ये सेक्शन 149 में डिफाइंड है। अभी जब हम लोग आगे आईपीसी में बढ़ेंगे तो सेक्शन 149 पे पहुंचेंगे, तब मैं वहां पे आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा कॉमन ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, समान उद्देश्य को अचीव करने के लिए, कॉमन मोटिव को अचीव करने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, तो वहां पे ऑफेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव सेक्शन 149 अट्रैक्ट होता है। ऐसे केस में या तो सब मिलके काम कर रहे हो, देन ईच पर्सन विल बी इक्वली लायबल, या उनमें से कोई अगर एक भी कर रहा हो, देन ऑल्सो ईच पर्सन विल बी इक्वली लायबल, okay, to face the charge under section 149। okay, आइए हम लोग कुछ केस लॉज पढ़ लेते हैं कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड। पहला केस लॉ है हरिओम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 1993 का केस लॉ है, वॉल्यूम 1, क्राइम्स, पेज नंबर 294, सुप्रीम कोर्ट। ओके, ऑब्जर्वेशन, इसमें ऑब्जर्वेशन क्या हुई कोर्ट की? द ऑनरेबल कोर्ट in the aforementioned case observed that in order to bring a case under section 34 it is not necessary that there must be prior conspiracy और premeditation। बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि वो एक्ट प्रायर कॉन्स्पिरेसी के साथ आया हो या फिर प्री डिटरमाइंड हो, कुछ भी हो तो ही सेक्शन 34 अट्रैक्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। The common intention can be formed in the course of occurrence of crime also। यानी कि जो common intention है वो during the course of occurrence of crime भी generate हो सकती है।
जरूरी नहीं है कि आप पहले से प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स हो, पहले से ही प्री कॉन्स्पायर्ड एक्ट हो, प्री डिटरमाइंड एक्ट हो, जरूरी नहीं है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अकरेंस ऑफ क्राइम भी कॉमन इंटेंशन जनरेट हो सकता है। ये तुम्हारा हरिओम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1993 केस में कोट किया गया है, ऑनरेबल कोर्ट द्वारा ऑब्जर्व किया गया है। ओके, तो इट इज एन इंपॉर्टेंट केस लॉ। Coming on to the second case law. Second case law talks about रामाशीष यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 1999 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये वॉल्यूम 8 पेज 555। अब मैं आपको साइटेशन पढ़ना भी सिखा दूंगा कि साइटेशन को कैसे पढ़ा जाता है। ये जो पोर्शन है ये आपका ईयर बताता है जिसमें जजमेंट पास किया गया, ये बताता है कौन से वॉल्यूम में है। ओके, वॉल्यूम 8 ये बताता है सुप्रीम कोर्ट केसेस आप जब उठाएंगे ईयर 1999 का, तो सुप्रीम कोर्ट केसेस वॉल्यूम 8 जब उठाएंगे आप ईयर 1999 का, तो उसमें पेज नंबर 555 ऐसे पढ़ा जाता है साइटेशन। ओके, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है इस केस में, 1999 वाले केस में, द ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट इट रिक्वायर्स अ प्री अरेंज्ड प्लान and pre-concert, therefore there must be prior meeting of minds। ओके, ऑनरेबल कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि कॉमन इंटेंशन यानी कि सेक्शन 34 को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो प्री अरेंज्ड प्लान होना चाहिए, प्री कॉन्स्पायर्ड प्लान होना चाहिए, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होनी चाहिए, यानी कि पहले से। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करी गई है, ऑल्सो हेल्ड दैट कॉमन इंटेंशन कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड एट द स्पर ऑफ मोमेंट बट देयर मस्ट बी प्री अरेंजमेंट और प्री मेडिटेटेड कंसर्न। यानी कि यहाँ दोनों बातें कह दी गई हैं। हमने पिछले वाले केस लॉ में पढ़ा था, हरिओम वाले केस लॉ में 1993 में, कि इट इज नॉट नेसेसरी, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है कि कॉमन इंटेंशन आपका प्री अरेंज प्लान या प्री कॉन्स्पायर्ड एक्ट में ही अट्रैक्ट हो, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अकरेंस ऑफ क्राइम भी वो जनरेट हो सकता है। ओके, और इस केस में हमने ये पढ़ा है कि पहले तो प्रेस किया गया कि प्री अरेंज्ड प्लान और प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स पे ही कॉमन इंटेंशन आपका आता है, कि प्री कॉन्स्पायर्ड एक्ट हो उसमें ही आपका कॉमन इंटेंशन आएगा। लेकिन इसके साथ साथ कॉमन इंटेंशन कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड एट दिस पर ऑफ मोमेंट, ये भी बोल दिया गया है। ओके, तो इसमें मान के हम ये चलते हैं कि दोनों ही चीजें अपने पार्ट पे ठीक है, यानी कि कोई एक्ट जो कि प्री कॉन्स्पायर्ड है, प्री डिटरमाइंड है, प्री अरेंज्ड है, वेल लेड आउट कॉन्स्पिरेसी है, और वो कमिट हो रहा है बाय 2 और मोर पर्सन्स, तो वहां कॉमन इंटेंशन तो आना ही आना है, क्योंकि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स वहां पे लगा हुआ है पहले से ही। ओके, समान इरादे बने हुए हैं। लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ क्राइम भी अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मौजूद हैं और वो क्राइम को कमिट कर रहे हैं, तो वहां पे भी कॉमन इंटेंशन लागू होता है, एंड दैट इज वैलिड, अगर हम इन दोनों केसेस को करेक्ट इंटरप्रिटेशन करें तो। ओके,